गरिमा बहुत ही तेज तर्रार और चालबाज लड़की थी, जो अक्सर ही अपने काम से बचने के लिए कोई न कोई इमोशनल बहाना मारकर काम को टाल दिया करती थी। उसका भाई किशन, जो कि उसके इस रूप से बखूबी वाकिफ था, पर उसकी माँ रमा उसे बहुत प्यार करती थी और वो जब भी उसे कोई काम कहती तो गरिमा कोई ना कोई इमोशनल कहानी सुनाकर अपनी माँ को भी इमोशनल फूल बना देती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ उसे खाना बनाने को कहती है। बेटा गरिमा, तू आज खाना बना दे, मुझे बाजार जाके कुछ सामान लाना है। माँ, मैं बना तो देती, पर आज सुबह से ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे डर है कहीं मैं चक्कर खा के गिर ना जाऊं। हाय मेरी लाडो, तेरे सर में सुबह से दर्द हो रहा है और तू मुझे अब बता रही है। माँ, मुझे लगा मैं आपको बताऊंगी तो आप भी परेशान हो जाओगे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं किशन से कह देती हूँ, वो खाना बना देगा। मैं क्यों बनाऊंगा, ये बनाएगी। आपको मालूम नहीं है नाटक कर रही है सिर्फ काम टालने के लिए। बस कर, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोलती। तू तो सारा दिन झूठ बोलता रहता है। जा अब जाकर काम कर। हाँ जा रहा हूँ। गरिमा बेटा, अब तू जा अंदर आराम कर। इस तरह आए दिन गरिमा कोई ना कोई बहाना बनाकर काम करने से बचती रहती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन उसके लिए नितिन नाम के लड़के का रिश्ता आता है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और थोड़े ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। उसकी सास तेजस्विनी बहुत ही कोमल दिल की औरत थी। अपने ससुराल में आकर भी गरिमा सबको अपनी इमोशनल बातें बोलकर काम से बचती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास तेजस्विनी उसे झाड़ू लगाने को कहती है। अरे बहू, बेटा कहाँ है तू? देख ना, घर में झाड़ू लगा दे, घर कितना गंदा हो रहा है। जी भाजी। अरे बेटा, तो बात क्या है जो तू इतने बुरी तरीके से रोने लगी? माँ जी, वो एक बार ना मेरी मामी घर पे झाड़ू लगा रही थी फ्लोर पर, और झाड़ू लगाते लगाते वो अचानक कब गैलरी में पहुंच गई और उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। हाय मोरे मैया, ये कैसे हो गया? वो मर गई क्या फिर? नहीं माँ जी, फिर वो हमसे नाराज होकर हमेशा के लिए चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। अब मैं जब भी झाड़ू देखती हूँ तो मुझे मेरी मामी की याद आती है। हाय बेटा, बड़ा बुरा हुआ तेरी मामी के साथ। चल कोई नहीं, तू रहने दे, मैं कर लूंगी बेटा। इस तरह वो अपनी सास को इमोशनल बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है और बेचारी उसकी सास घर का सारा काम खुद करती रहती। वक्त बीतता जाता है। गरिमा का आलस दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। एक दिन शाम को जब सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तभी नितिन कहता है, गरिमा, खाना तुम परोस दो, माँ के घुटनों में दर्द है। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। क्या? किसके साथ क्या हुआ? चुप हो जाओ, ऐसे रो क्यों रही हो? रोना नहीं आएगा तो और क्या करूं? मुझे मेरी माँ की याद आ गई। एक बार ऐसे ही खाना परोसते परोसते मेरी माँ के हाथों पर गरम गरम दाल गिर गई थी और उनका हाथ जल गया था। अब जब भी मैं किसी को खाना परोसते देखती हूँ या खुद खाना परोसती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। अभी तो तुम्हारी मम्मी ठीक है ना? लेकिन मम्मी की याद आ गई थी मुझे। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं कर लूंगी बेटा, तू बैठ आराम से। नहीं माँ, बैठो, मैं परोस देता हूँ। और गरिमा, तुम भी हर बात पर मत रोया करो, अपना दिल थोड़ा मजबूत रखो। इस तरह वो एक बार फिर से सभी परिवार वालों का इमोशनल फूल बना देती है और किसी को भी उस पर शक नहीं होता। गरिमा बड़ी खुशी से अपने सुख के पल बिता रही थी।
ऐसे ही एक दिन उसका भाई और माँ उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं, जहाँ उसका भाई देखता है कि घर का सारा काम उसकी सास कर रही है। ये सब देखकर वो अच्छे से समझ जाता है कि गरिमा यहाँ भी काम से बचकर भाग रही है। वो उसकी सास के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे आंटी, सारा काम आप क्यों कर रही हैं? गरिमा से कहिए ना, वो कर देगी। अरे नहीं नहीं किशन बेटा, मेरी बहू का दिल ना बड़ा कमजोर है, बड़ी नादान बच्ची है बेचारी। पर कमजोर दिल और खाने का क्या लेना देना, मैं समझा नहीं। बेटा, मुझे गरिमा ने बताया कि कैसे तुम्हारी माँ का हाथ जल गया और तुम्हारी मामी के साथ जो हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ बेटा ये सब सुनकर। तभी किशन तेजस्विनी को गरिमा की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग जब वहाँ से चले जाते हैं, तब तेजस्विनी अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए एक नई तरकीब लगाती है। ऐसे ही एक दिन वो रोते हुए अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू, बहू इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? बहू, तेरी दुख भरी कहानी सुन सुन कर ना मुझे मेरी माँ की याद आ गई बेटा। तुझे पता है, वो भी सारा सारा दिन ऐसे ही काम किया करती थी जैसे मैं करती हूँ। हाय माँ जी, क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? नहीं नहीं बेटा, ठीक क्या होना था, मेरी माँ तो भगवान को प्यारी हो गई। माँ जी आप रोइए मत। तो क्या करूँ बेटा, अब मुझसे ये काम और नहीं होता। कहीं मैं भी मर गई तो तेरा और नितिन का क्या होगा बेटा? माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, एक दिन की तो बात है, मैं कर लेती हूँ। आप मेरा इतना ख्याल रखती है, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। इस तरह तेजस्विनी आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर गरिमा से काम करवाती रहती। कुछ दिन तो गरिमा बड़े आराम से काम करती, पर धीरे धीरे उसे अपनी सास की ये नखरे देखकर गुस्सा आना शुरू हो जाता है और एक दिन गरिमा गुस्से से तिलमिलाती हुई अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी मुझे सब समझ आ रहा है, आप रोज रोज नए बहाने कर कर काम से बचना चाहती है ना? अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी मुझे सब पता है, आप जानबूझकर रोज कोई ना कोई नौटंकी करती है। अच्छा, तुझे कैसे पता ये सब? क्योंकि मैं भी तो यही सब करती थी काम से बचने के लिए। हाँ, क्योंकि मैंने ये सब तुझसे ही सीखा है। मुझे तेरे सारे नाटक के बारे में पता चल गया। तेरे भाई किशन ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तेरी कोई मामी थी ही नहीं और तुम्हारी माँ का कभी हाथ नहीं जला था। अपनी सास की बातें सुनकर गरिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने आलस के चलते हमेशा काम करने से बचना चाहा। मैं ये भूल गई कि मेरी वजह से और बाकी लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। बहू, आज तो मैं तुझे माफ कर देती हूँ, पर याद रखना आगे से कभी किसी के साथ ऐसा खेल मत खेलना। जी माँ जी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। इस तरह गरिमा को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि आलस करना कभी भी हमें सुख नहीं देता और वो अब कभी भी झूठा बहाना बनाकर काम से भागना बंद कर देती है। गरिमा में ये बदलाव देखकर घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गीता एक छोटे से गांव में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। गीता बहुत ही गरीब थी, इसीलिए वो लोगों के खेतों में काम करके अपना घर चलाया करती थी और गीता की मदद के लिए उसकी बेटी अंजू भी उसका पूरा साथ दिया करती थी। अब जैसे भी करके दोनों माँ बेटी अपना घर तो चला रहे थे, लेकिन अपनी गरीबी से नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे ही सर्दियों के मौसम की शुरुआत होने को थी, जिसके चलते एक दिन गीता अपनी बेटी अंजू के साथ कंबल निकालकर साफ कर रही थी। तभी उसकी बेटी अंजू कहती है, माँ ये कंबल तो पूरे खराब ही हो गए हैं, इतने सालों से यही एक कंबल है हमारे पास, इस बार हम एक नया कंबल ले लेते हैं ना, पिछली बार मुझे ठंड भी बहुत लग गई थी। बेटा कंबल लेने के लिए पैसे कहाँ हैं? अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले हम चटाई ले लेते हैं, नीचे बिछाने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना,
अब इस कंबल में 1-2 साल तो निकल ही जाएंगे ना। माँ, 1-2 साल? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 2 दिन भी नहीं चल पाएगा ये। आप 1-2 साल की बात कर रही हो? कंबल की हालत तो देखो जरा, पतला सा हो गया है और फट भी रहा है। मैं सोच रही हूँ लोगों के खेतों में काम करने के साथ साथ और कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तू भी तो बड़ी हो गई है। हम इस झोपड़ी में ही रह रहे हैं, गरीबी से उभर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप सोच क्या रही हो? माँ, साफ साफ बताओ, क्योंकि हमारी इस परेशानी का हल तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। पहले आप अकेले करती थी तो पैसे नहीं थे, अब हम दोनों भी काम करते हैं तब भी नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई अपना काम क्यों ना शुरू करें। कम से कम थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे और भगवान ने चाहा तो हम नया कंबल भी ले लेंगे। हाँ माँ, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये हम अभी नहीं कर सकते। हमें अपने पास थोड़े बहुत पैसे ही सही, लेकिन पैसे तो जमा करने ही होंगे ना, फिर ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ ये सब फिजूल खर्च बंद कर देते हैं। ये कंबल जब अभी और चल सकता है तो नया कंबल लेने की जरूरत ही क्या है। माँ, आप ठीक बोल रही हो, कोई नहीं, हम अभी इस कंबल में ही कुछ दिन और निकाल लेंगे। अंजू गीता की बात समझ जाती है और नया कंबल लेने की बात को वहीं पर खत्म कर देती है। दोनों माँ बेटी काम पर जाते हैं और इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सर्दी काफी बढ़ गई थी। अब एक ही कंबल था जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, उसमें ठंड भी कहाँ रुकती। कुछ दिनों बाद ठंड की वजह से गीता को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये देखकर अंजू गीता से कहती है, माँ, क्या फायदा होगा ऐसे पैसे बचाकर जब तबीयत ही इतनी खराब हो रही है। बाहर ठंड इतनी बढ़ गई है। बाहर ठंड बढ़ रही है तो हम कर ही क्या सकते हैं, और ये सर्दी जुकाम तो ठंड की देन है। हर साल होता है तो इस साल भी होना ही था, सो हो गया। नहीं माँ, हर साल भी यही वजह थी और इस साल भी यही वजह है कि हम ठंड के मौसम में इतनी लापरवाही कर रहे हैं। जहाँ लोग कंबल से नहीं निकलते, वहाँ हमारा ये पतला सा कंबल। बेटा, सर्दी तो बस 1-2 महीने की ही होती है, अब 1-2 महीने के लिए पैसे क्या फूकना। माँ, 1-2 महीने में ही तबीयत खराब हो सकती है, इतनी लापरवाही करने का क्या फायदा। आज को हम पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन कल को यही 2-4 पैसे दवाई के लिए लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम एक अच्छा सा कंबल ले लेते हैं, कम से कम वो गर्म तो होगा ना। तुझे अभी थोड़े दिन पहले ही समझाया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे जमा करने चाहिए, और तू फिर सब भूल गई और तेरी सुई फिर कंबल पर आकर रुक गई। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ मैं, लेकिन आगे जाकर हमें ही परेशानी होनी है, इसलिए मैं अभी समझा रही हूँ। मेरी बात मान लीजिए, तबीयत से ज्यादा जरूरी इस समय कुछ भी नहीं है। बेटा देख, अभी हम अच्छा सा कंबल लेंगे, और तुझे पता है सर्दी बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की होती है, उसके बाद तो हल्की फुल्की से रह जाती है। 1 महीने की सर्दी के लिए इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। मैं समझा ही क्यों रही हूँ आपको, आपको तो समझना ही नहीं है, करना वही है जो आपका मन होगा। मेरी एक बात मान लो, मैं काम पर जा रही हूँ, आप आराम करना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, तू मेरी इतनी बात मान रही है तो मैं भी तेरी एक बात मान ही लेती हूँ। गीता इस बार भी अंजू को समझाकर शांत कर देती है, लेकिन अंजू को समझ आ गया था कि कंबल लेना कितना जरूरी है, क्योंकि बाहर इतनी सर्दी पड़ रही थी कि लोगों के शरीर अकड़ रहे थे, तो इनके पास था ही क्या जो ये लोग सर्दी से खुद को बचा ले। 1-2 दिन तक तो ऐसे ही चलता है। अगले दिन अंजू काम के लिए जा रही थी, तभी उसे एक दुकान पर पुराने कंबल बेचता हुआ आदमी नजर आता है। अंजू उसके पास जाती है और आदमी से जाकर कहती है, भाई साहब, ये कंबल पुराने से लग रहे हैं, आपके पास इतने पुराने कंबल देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं। हाँ बहन जी, ये कंबल पुराने जरूर हैं, लेकिन अभी भी काफी गर्म रखते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना कोठी वाले, उनका क्या है, वो 1-2 साल ही इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके काम का थोड़ी होता है। क्या 1-2 साल इस्तेमाल करने से ये इतने अच्छे कंबल उनके इस्तेमाल के नहीं होते हैं? यहाँ तो हम पता नहीं कितने सालों एक ही कंबल को इस्तेमाल करते रहते हैं। बहन जी, गरीब के घर एक ही कंबल हो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब गरीब लोग अपनी तुलना अमीरों से थोड़ी कर सकते हैं, गरीबों को तो उनमें ही गुजारा करना होता है जो उनके पास होता है। हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। वैसे ये कंबल कितने में दे रहे हैं आप? देखिए, जो साइड में रखे हैं ये 500 के हैं, और ये मोटे वाले कंबल 1000 के हैं। बताओ आपको कौन सा वाला कंबल चाहिए, मैं अभी देता हूँ आपको। 1000 रुपए तो होंगे ही, क्योंकि मैंने वो बचा रखे थे, और पुराना ही सही, लेकिन कंबल तो है, ठंड को रोकने के काम तो आएगा ही। ले ही लेती हूँ कंबल,
दिखने में भी ठीक ही लग रहा है। क्या हुआ बहन जी, बताओ तो, लेना है या गप्पे लगा नहीं आई हो? हाँ, लेना है। ये 1000 वाला दे दो भाई साहब। ठीक है, अभी दे देता हूँ। अंजू वहाँ से कंबल लेकर चली जाती है और घर जाकर वो कंबल अपनी माँ को दिखाने के लिए बुलाती है। लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती, क्योंकि गीता बाहर राशन लेने गई थी, जहाँ रास्ते में उससे एक औरत टकरा जाती है, जिस पर गीता उस औरत को रोकते हुए बोलती है, अरे बहन जी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? थोड़ा देख कर चलो, रास्ते में और भी लोग हैं। और लोगों को देखने लगी तो कंबल बांटने वाला जो आया है इतने में चला भी जाएगा। क्या कंबल बांटने वाला कहाँ आया है? पास में ही एक मंदिर है ना, वहीं पर कुछ अमीर लोग आए हैं। हर साल कंबल बांटते हैं, इस साल भी बांट रहे हैं। आप यहाँ मेरा समय खराब मत करो, वैसे ही मुझे बहुत देर हो रही है। कंबल बांटने वाला है, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए। हम गरीबों के पास यहाँ कुछ नहीं है, एक कंबल मिल जाए तो हमारी सर्दी निकल जाएगी। गीता उस औरत की बात को सुनकर भागते हुए कंबल लेने जाती है। वहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ में गीता को कंबल मिल जाता है। गीता कंबल पाकर बहुत खुश थी। वो कंबल लेकर घर आती है और अपनी बेटी अंजू को दिखाते हुए गीता कहती है, बेटा ये देख, तू बोल रही थी ना कंबल लेना चाहिए, तो मिल गया कंबल। अब तो खुश है ना तू? माँ, आप कहाँ से कंबल ले आई? कुछ अमीर लोग कंबल बांट रहे थे, तो वहाँ काफी भीड़ थी, मैंने भी वहीं से लिया है। ये पीछे क्या है? तू भी कंबल लाई है क्या वहीं से? नहीं माँ, मैं तो खरीद कर लाई हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करो, ज्यादा पैसे नहीं लगे, क्योंकि ये इस्तेमाल किया हुआ कंबल है, इसलिए ज्यादा महंगा नहीं था, तभी तो मैंने लिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। जहाँ हम गरीबों के पास एक कंबल नहीं था, वहाँ अब 2-2 कंबल हैं। भगवान का शुक्र है, अब हमारी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएंगी। हाँ माँ, लगता है भगवान भी यही चाहता है कि हम इस कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते ना रहे, तभी तो हमें कंबल लेने के रास्ते दिखाए। और देखो, कंबल मिल भी गए, वो भी 2-2। जिस कंबल के लिए दोनों माँ बेटी तरस रहे थे, अब उनके पास 2 कंबल थे और उन दोनों कंबल से दोनों माँ बेटी की सर्दियाँ काफी अच्छे से निकलती है और आखिरकार गरीब के घर में कंबल आ ही जाता है।